तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 1 डेट इज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को बहुत ही इलेबोरेटली और बहुत ही कंसाइज नोट्स के साथ में डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम सिर्फ इतना है कि बार बार इसी माइंड मैप को आपको रिवाइज करना है। बार बार आपको जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसा कि हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की थी, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई थी, उनको आपको बार बार इसी माइंड मैप के थ्रू रिकॉल करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्योंकि ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, आप इस टॉपिक के सारे ही क्वेश्चन को वॉट एवर मे कम इन द एग्जामिनेशन आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इस चीज़ की मैं आपको अश्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं पर्टिकुलरली फॉर यूपीएससी सीएसई और भी जितने भी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमने लगभग सारे ही तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसके बाहर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, पहली चीज़। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बात की थी मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ों को अगेन शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस कर लिया था। आई होप सो कि आपने इनको ज़रूर विजिट कर लिया होगा। इसके बाद में कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल हम लोग उसी सीक्वेंस में चल रहे हैं जैसे कि इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है। जैसे कि प्रीएम्बल, जहाँ पे हमने अगेन बहुत ही क्रिस्प नोट्स के थ्रू हर टर्म को, जैसे कि रिपब्लिक के प्रीफिक्स हो, सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन टर्म को डिफाइन करना, इसमें क्या चीज़ बोली गई है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, वेस्टर्न इंडियन सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देख चुके हैं। और सिटीजनशिप को भी हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लोगे, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक पे। तो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ एक बार जल्दी से, जो भी पहली बार इस सेशन को देखने वाले हैं, कि इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ा तो आपको ऑलरेडी चुका हूँ। अगर आपको एलेबोरेटिव वीडियोस देखने हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वरना आप वीडियो सेक्शन में जाके टॉपिक का नाम डाल के जैसे फंडामेंटल राइट या फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ऐसा करके आप सर्च कर सकते हो। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों के लिए बना दिए। इसकी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अगेन फ्रॉम द लिंक मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद में जब आप इसको पढ़ोगे तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि माइंड मैप को डिज़ाइन मैंने कैसे किया है, ठीक है। उसके बिना आप इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे। तो इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि ये ऐसे नोट्स हैं जिसमें सारे ही पॉइंट्स बहुत कंसाइज फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की है। एक बार अगर हम इसको समझ लेंगे तो सारे ही क्वेश्चन हमसे बनने लग जाएंगे, ठीक है। आगे आप समझ ही चुके हो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो। चलो, अब सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखो, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं? बड़ी सिंपल सी हम सब पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से पार्ट में दिया है, जल्दी से बताओ। पार्ट 3, राइट। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे देश के फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने हमारे संविधान को बनाया, वो यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और वहीं से हमारा फंडामेंटल राइट्स हमें देखने को मिला। इसी के साथ जो हमारा पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि फंडामेंटल राइट है, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये बहुत ही एक लॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है ऑफ जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट। जस्टिशिएबल इसलिए क्योंकि इसके लिए अगर ये ब्रीच होते हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें संविधान के द्वारा गारंटी किए गए हैं, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये हर व्यक्ति को अवेलेबल है। ये बात कर रहा हूँ मैं सिटीज़न की, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए ही अवेलेबल है। इन फंडामेंटल राइट के पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है कि हर किसी को, हर इंडिविजुअल को इक्वलिटी के बेसिस पे ट्रीट करना, क्योंकि हर इंडिविजुअल की एक डिग्निटी होती है, और इसी से नेशन की यूनिटी भी मेंटेन हम लोग कर पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, जैसे क्या ये इंस्पायर्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए? जवाब है हाँ। क्या हार्मनी रखना बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है? जवाब है हाँ। क्या फंडामेंटल राइट्स वो क्लेम है बाय द सिटीजन्स अगेंस्ट स्टेट? जवाब है हाँ। क्या हर फंडामेंटल राइट पॉजिटिव इन नेचर है? जवाब है नहीं। अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत से फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव इन नेचर। फंडामेंटल राइट का सैक्रोसेंट है, इन्हें अमेंड नहीं किया जा सकता? जवाब है नहीं, किया जा सकता है।
अगर पार्लियामेंट अमेंड करे तो। क्या ये गारंटीड है बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल सिटीजन्स? जवाब है हाँ। अगर आपसे कोई पूछे कि इसे डिफेंड किया जाता है और गारंटी किया जाता है बाय प्रेसिडेंट, जवाब है नहीं। डिफेंडर कौन है और गारंटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? जवाब है सुप्रीम कोर्ट। दे कैन नेवर बी सस्पेंडेड, ये भी गलत है। जब हम इमरजेंसी पढ़ेंगे, उसके भी जब आपको शॉर्ट नोट्स में पढ़ाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि उसे सस्पेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट जो है वो कर्टेल या रिपील कर सकती है उन्हें, किसे? फंडामेंटल राइट को, थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू अमेंड कर सकती है क्या? या कर्टेल कर सकती है या रिपील कर सकती है क्या? ये भी गलत है। जैसे कि एग्जांपल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, हमें अगर फंडामेंटल राइट्स में चेंज करने हैं तो हमारी पार्लियामेंट को उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब बेसिकली कुछ और चीज़ें जो आपसे पूछी जाती हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये किस तरीके की डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। सोच के देखो, जवाब है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है। यहाँ पे किसी भी देश में अगर ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये दर्शाए कि स्टेट की क्या पावर होंगी, एक इंडिविजुअल के क्या राइट्स होंगे, तो वहाँ पे डेस्पोटिक या अथॉरिटेरियन रूल आ सकता है ना। एक डिक्टेटर बन सकता है कि आज से मैं राजा हूँ उस देश का। मगर हमारे यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो संविधान है, ये जो एग्जीक्यूटिव की टिरैनी है उस पर भी लिमिटेशंस लगाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आ गई तो वो जो कानून बनाएगी, भले ही वो बोल दे कि अगर कोई खांसे भी तो उसे गोली मार देना, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर देगा। ठीक है। इसी के साथ अगर कोई भी आर्बिट्ररी कानून बनाती है कोई भी जो पार्टी सत्ता में है, तो वो ये चीज़ नहीं कर सकती, अगेन नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मतलब कि मौलिक अधिकार, नाम से दर्शा रहा है कि ये आपके मौलिक मतलब फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं, जो आपका हक है, उसे बचाने का काम करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि फंडामेंटल राइट का बेसिक प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में यहाँ पे अलग अलग तरीके के फंडामेंटल राइट जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं वो दिए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है राइट टू प्रॉपर्टी को लेके। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, मगर इसको हमने डिलीट किया फंडामेंटल राइट की लिस्ट से फ्रॉम द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, और अब उसे एक लीगल राइट बना दिया गया है अंडर आर्टिकल 300A अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 12 ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आज की तारीख में कितने फंडामेंटल राइट है, तो क्या जवाब दोगे? 1 2 3 4 5 6। तो 6 फंडामेंटल राइट हमारे यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स में जितनी भी बातें करी वो एक तरीके से फीचर्स थे फंडामेंटल राइट्स के, जहाँ पे हमने ये देखा कि क्या ये जो फंडामेंटल राइट है ये सिर्फ भारतीय सिटीज़न को ही अवेलेबल है? जवाब है नहीं, फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है। दूसरा क्वेश्चन, क्या सिर्फ या मैं कहूँ सारे ही फॉरेनर्स को अवेलेबल है फंडामेंटल राइट? जवाब है नहीं, कुछ सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है। वो कौन से हैं वो हम आगे चल के देखेंगे। 15, 16, 19, 29, 30 दे आर अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया ओनली। 15, 16, 19, 29, 30। साथ ही क्या ये एब्सोल्यूट है? नहीं, ये क्वालिफाइड है। स्टेट जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फिर ये जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ये रीजनेबल होने चाहिए या किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है स्टेट? जवाब है रीजनेबल होना चाहिए। अगर मान लो एक कन्फ्लिक्ट आता है, स्टेट किसी एक कानून को बनाता है जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है एक इंडिविजुअल का, तो अब ये तय कौन करेगा कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? तो ये तय करेगा कोर्ट। अब कोर्ट कैसे नतीजे पे पहुंचेगा कि कोई कानून जो सरकार ने बनाया है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ये उसकी ताकत है या नहीं? तो ये कोर्ट तय करता है बैलेंस पे। एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को देखता है वो पहले, और इधर देखता है सोशल कंट्रोल को। इन दोनों के बीच का बैलेंस होना चाहिए। तो वो जो सरकार ने कानून बनाया है, कोर्ट उसको इस तरीके से मापेगा कि क्या ये इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल कंट्रोल में एक बैलेंस बना रहा है। अगर हाँ, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, वरना नहीं लगाया जा सकता। आप साफ तौर पे देख सकते हो कि जो आर्बिट्ररी एक्शन, जो मनगढ़ंत एक्शन होता है स्टेट का, उसे फंडामेंटल राइट रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते। कुछ फंडामेंटल राइट नेगेटिव इन कैरेक्टर होते हैं जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे लिमिटेशंस लगाते हैं, मगर कुछ फंडामेंटल राइट पॉजिटिव इन नेचर भी होते हैं, जहाँ पे स्टेट को वो हिदायत देते हैं कि कुछ लोगों को, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन्हें आप कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड करो, जैसे हमारा रिजर्वेशन। ठीक है।
फिर ये जस्टिफिएबल भी होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सीधे कोर्ट जा सकते हैं, इनफैक्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट ब्रीच होता है। तो यही डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और बाकियों के राइट्स में। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स थे अबाउट द फंडामेंटल राइट और उसके कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो से हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 12 और 13 के बारे में सबसे पहले, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम लोग सीधे राइट टू इक्वलिटी से हमारे फंडामेंटल राइट्स को मेन शुरू करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस लॉजिक को समझ गए कि हम क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं और कैसे हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पे चीज़ों को याद रखने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप लोग बस इस चीज़ को फॉलो करते जाओ और एंड टाइम पे जब आपको रिवीजन करना होगा तो आप आपके कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट मैनर में इन चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। इन देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।